Hello and welcome to UPSC Environment and Ecology. So in this class I will explain first chapter of Ecology of Shankar IAS. तो सबसे पहले हम इसके चैप्टर्स अराउंड 29 है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी से। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हिस्ट्री क्या है इकोलॉजी की, देन इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो इसके ये तीन मेजर टॉपिक्स रहेंगे और इसके विद इन इसके जो पेरीफेरी में बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे जिसको हम अंडरस्टैंड करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली इकोलॉजी है क्या और इस वर्ड का ओरिजिन किस तरह से हुआ है। तो इस वर्ड जो इकोलॉजी वर्ड है वो किससे ओरिजिनेट हुई है? ओकियोज से। बेसिकली ओकियोज का मीन्स क्या है? एक तरह से इसको प्लेस टू लिव मीन्स इसको क्या कह सकते हैं? होम। देन लॉजी, लॉजी मीन्स टू स्टडी। अब इसमें क्या है कि जहाँ भी लॉजी रहेगा उसका मीन्स क्या रहेगा? टू स्टडी, लाइक जूलॉजी एंड बायोलॉजी। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे जूलॉजी है तो जू मीन्स एनिमल एंड इस लॉजी मीन्स टू स्टडी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी इकोलॉजी का मीन्स क्या है कि ये किससे ओरिजिनेट हुई है? ओकियोस से। और होम ऑफ, इसका अगर लिटरल मीन देखें तो होम ऑफ नेचर। तो अगर हम बात करें इकोलॉजी, इकोलॉजी किसकी स्टडी है? जो नेचर का होम है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब बात करेंगे कि इकोलॉजी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इकोलॉजी को अगर डिफाइन करें साइंटिफिक वे से तो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। मीन्स अगर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में कौन सा उसमें जो रिलेशन है इनका आपस में क्या है, देन इनका इन्वायरमेंट से क्या है। तो हम इसको किस में पढ़ेंगे? इकोलॉजी में। इसमें हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म का हम रिलेशनशिप देखते हैं और किस तरह से एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म खुद को मोल्ड करते हैं। देन इन्वायरमेंट से वो क्या उनको मीन्स उनको मिलता है कि वो न्यूट्रिएंट्स एंड जो भी एनर्जी फ्लो होता है उनको कंज्यूम करते हैं और उसमें रोल प्ले भी करते हैं उसकी न्यूट्रिएंट साइकिल में और एनर्जी फ्लो में भी। देन इसके बाद इसके चैप्टर से शुरू करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि इकोलॉजी का मीनिंग क्या है। देन इकोलॉजी की डेफिनेशन देखी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में रिलेशन क्या है और उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है। तो ये इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी। देन इसके बाद देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो इकोलॉजी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके हमको रूट्स जो हमारी हिस्ट्री है मीन्स जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें भी मेंशन्ड है, लाइक वेदास, संहिताज, ब्राह्मण, जो अरण्यक, बहुत सारे जो वेद के सब पार्ट हैं उनमें भी, एंड जो सुश्रुत एंड चरक जो भी उनके टेक्स्ट रहे हैं उनमें भी मेंशन रहे हैं जो भी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। देन इसके बाद देखेंगे कि इन्वायरमेंट और इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो अगर बात करें कि इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है तो होता है, तो ये इसको बेसिकली ये होता क्या है कि एवरीथिंग दैट सराउंड है और अफेक्ट ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इट्स कलेक्टिवली नोन एज द इन्वायरमेंट। मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या आप हो सकते हैं या मैं या अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो उसकी लाइफ टाइम उसको सराउंड करता है, जो भी थिंग्स होती हैं, लाइक वो एबायोटिक्स भी, एबायोटिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, बायोटिक भी, तो उसको क्या कहते हैं? उसका इन्वायरमेंट बोलते हैं। और ये अगर बात करें कि बेसिकली जो इसके कंपोनेंट है मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग, मीन्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। अगर इन्वायरमेंट की जो डिफाइन करें तो सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस इवेंट्स सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म। मीन्स इन्वायरमेंट क्या होता है? सम टोटल होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का, जो भी इन्फ्लुएंसेस और इवेंट्स होते हैं जो उनको
क्या सराउंड करते हैं उसकी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब इसके बाद देखेंगे बेसिकली जो लिविंग एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं इन्वायरमेंट के। यहाँ पे क्या है कि ये टेबल दी हुई है, आपकी बुक में भी मेंशन होगी। देन इसमें क्या है कि यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर है, देन यहाँ पे बायोटिक फैक्टर है। तो अगर एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल एंड जियोग्राफिक इस सबस्ट्रेटम। जियोग्राफिक इस सबस्ट्रेटम का मीन क्या है कि जो अर्थ विद इन अंडर द अर्थ लाई करती है लेयर, उसको क्या कहते हैं? जो रॉक्स की लेयर होती है, जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम। देन अगर बात करें ट्रोपोग्राफी, तो ये क्या होती है कि जो एक तरह से जो अर्थ क्रस्ट होता है उसकी जो स्ट्रक्चर एंड ऑल जो भी थिंग्स रहेंगे वो टोपोग्राफी होती है। मीन्स अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका जो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन वो सब हम किस में इंक्लूड करते हैं? टोपोग्राफी में। देन बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो इसमें क्या क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, देन डीकम्पोजर्स होते हैं, देन पैरासाइट्स, सिम्बायोन्ट्स, एनिमल, मैन। देन अगर ग्रीन प्लांट्स आपको पता है कि जो हमारे नॉर्मली हमको सभी को देखने को मिलते हैं जो भी हमारी सराउंडिंग्स में। अगर बात करें नॉन ग्रीन प्लांट्स की, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं? फंजाई, मोल्ड्स, देन ईस्ट। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट। और ये अपने फूड के लिए भी किस पे डिपेंड करते हैं? अदर थिंग्स पे। तो इसमें अगर हम यहाँ पे हमने क्या क्या देखे, अगर हम बात करें नॉन ग्रीन प्लांट के एग्जांपल्स, फंजाई ये कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स। देन मोल्ड्स, आपने ब्रेड्स वगैरह पे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखे होंगे जब वो डैमेज मीन्स वेस्ट हो जाते हैं। देन ईस्ट, ईस्ट को बेकरी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है। देन ये एग्जाम्पल है नॉन ग्रीन प्लांट्स के। इसके बाद देखेंगे कि डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स अगर नेचुरली देखें इन्वायरमेंट में तो कौन कौन से होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। देन ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। जो भी ऑर्गेनिज्म है सॉरी, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी फॉर्म होगी और उसको कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में हेल्प करेगी? जो हमारी इन्वायरमेंट की साइक्लिंग्स होती हैं लाइक नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस, देन कार्बन साइकिल। इसमें क्या है कि जो वो न्यूट्रिएंट्स जो डिकम्पोज करेंगे वो किसी पर्टिकुलर बॉडी को, तो उसमें क्या है कि उसके न्यूट्रिएंट्स फ्री हो जाएंगे नेचर में। देन वो किस में किसके फ्लो में किसको हेल्प करते हैं? न्यूट्रि जो भी साइकिल्स होती हैं, चाहे नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन हो सकती है, फॉस्फोरस हो सकती है, सल्फर हो सकती है। तो उसमें किसका रोल होता है? डीकम्पोजर्स का। और इसके जो मेजर डीकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं जो हम जानते हैं? फंजाई, बैक्टीरियाज। इसके बाद देखेंगे कि पैरासाइट एंड सिम्बायोंट, ये सब किसके पार्ट हैं? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब सिम्बायोंट एंड पैरासाइट्स में हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं, इसको आगे फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन करूँगी कि जो पैरासाइट्स होते हैं हमेशा नेगेटिव नेगेटिव रिलेशनशिप शो करते हैं। बिकॉज ये क्या होते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उसके उसको हार्म पहुंचाते हैं। मीन्स ऑलवेज हार्मफुल रिलेशनशिप होती है इसकी जिस ऑर्गेनिज्म के साथ ये रहते हैं। देन अगर हम बात करें सिम्बायोंट्स की, तो इसमें क्या है कि जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहेंगे तो जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएगा। मीन्स एक तरह से पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखा पैरासाइट और सिम्बायोंट्स में। देन हमने ये पूरी ऑलरेडी टेबल पढ़ चुके हैं कि बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, और साथ में ही देखा कि इन्वायरमेंट सम टोटल होता है किसका? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का। अब इसमें क्या है कि एबायोटिक का मीन्स डायरेक्टली आप खुद ही देख सकते हैं, नॉन लिविंग। एंड बायोटिक का मीन्स क्या होता है? लिविंग। लिविंग मीन्स जो एक तरह से रिस्पायरेशन मीन्स जो भी ह्यूमन की एक्टिविटी, जो भी एक लिविंग बीइंग की एक्टिविटी होती हैं, लाइक जो फीचर्स होते हैं, ग्रोथ, देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे रोल किसमें किसके फीचर हैं? लिविंग कंपोनेंट के। और बायोटिक कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। मीन्स उनमें कोई खुद की उनकी सेल्फ लाइफ नहीं होती, वो क्या होते हैं कि एक तरह से नॉन लिविंग होते हैं और नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद इसके बाद हम बैक में जाएंगे।
यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि बायोटिक जो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है और उसके कंपोनेंट बायोटिक है बायोटिक होते हैं, वो हमने डिटेल में भी कवर किए। देन इसमें क्या है कि ये सम टोटल होता है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग मींस बायोटिक एंड नॉन लिविंग मींस एबायोटिक कंपोनेंट, और उनके जो भी इन्फ्लुएंसेस रहेंगे वो उसको जो भी लाइफ टाइम सराउंड करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको क्या कहते हैं, उसका इन्वायरमेंट। देन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरीली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड एंड इन्वायरमेंट। मीन्स इसमें क्या होगा कि जो कोई, अब इसमें हमने इकोलॉजी में क्या देखा था कि दो ऑर्गेनिज्म उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है और इनकी इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। बट अगर हम अब यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है। देन इन्वायरमेंट पे भी किसके लिए कर सकता है, करता है, फूड के लिए, एनर्जी के लिए, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड फॉर देयर नीड्स। अब इसके बाद देखेंगे कि जो इनकी रिलेशनशिप होती है किसकी, लिविंग और जो भी ऑर्गेनिज्म का और इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि हमेशा क्या रहेंगे, किसी भी, अगर सपोज करिए कोई भी ऑर्गेनिज्म में हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि उसका इन्वायरमेंट कौन कौन मिल के बनाएंगे, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट मींस बायोटिक और एबायोटिक, उनके बेस पे ये कैसे होते हैं, मींस बहुत ज़्यादा इनकी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा इजी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक नेक्स्ट फैक्ट भी देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता। मीन्स स्टैटिक नहीं होता मीन्स क्या है कि कभी भी फिक्स नहीं होगा, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, बिकॉज जैसे ही इनका इन्फ्लुएक्स या इफ्लक्स होता है जो भी है बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का। यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली अगर इन्वायरमेंट को डिस्कस करें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है फिश का। फिश का अगर हम देखें कि एक तो इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और इसका एक विद इन जो फिश की जो बॉडी सरफेस है उसके अंदर इन्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो फिश का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट देखें तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे फिश के इन्वायरमेंट में, लाइट, टेम्परेचर, वाटर। वाटर मीन्स उसके जो वाटर में न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन, अदर गैसेस रहेंगी, ऑर्गेनिक मैटर जो भी डिजॉल्व रहेंगे पॉन्ड में। अगर बात करें उसमें उसके बायोटिक कंपोनेंट्स की, उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं लाइक प्लंक्टन्स विच अज्यूम एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स। इसमें बात करेंगे बेसिकली जो प्लंक्टन्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, एक तरह से उन्हें माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। वो हमको कहाँ मिलेंगे, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें देखने को मिलेंगे। और इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये बहुत लो सनलाइट पे भी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकते हैं और साथ में जो भी वहाँ पे एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म है उनको फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि ये हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फिश का, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसका जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर डिस्कस किया। इसके बाद देखेंगे कि अगर कोई फिश है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट किस किस से मिल के बना होगा। तो सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट का मीन्स क्या होगा कि विद इन द बॉडी सरफेस। मीन्स अगर कोई फिश है, इसकी जो बॉडी सरफेस है इसके अंडर जो भी इसका इन्वायरमेंट है उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है किसके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। और इसके अगर हम बात करें कि ये एब्सोल्युटली कांस्टेंट होता है तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं, जो इलनेस हो सकती है, बीमारी हो सकती हैं, बहुत सारे जो भी कंपोनेंट हैं, लाइक अगर ह्यूमन की बात करें या किसी अदर की, तो बहुत सारे जो भी चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पे इसका कौन सा इन्वायरमेंट हम देखेंगे, हमने पढ़ा इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ फिश। अगर बात करें अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम इन्वायरमेंट चेंज करें तो वो सरवाइव कर सकता है या नहीं, तो इसका आंसर होता है नहीं, बिकॉज
अगर यहाँ पे बात की गई है कि अगर किसी मराइन फिश को हम किस फ्रेश वाटर वाटर बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसकी डेथ हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। बिकॉज जो जहाँ का जिस इन्वायरमेंट में जिसके साथ जो अडेप्ट कर लेता है वो उसी में ही रह सकता है। बट बहुत सारी आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए एक बहुत लंबी एक तरह से लाइफ मीन्स एक तरह से टाइम लगता है अडॉप्ट होने में। बट अगर यहाँ पे फ़िश का एग्जांपल देखें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी अगर उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से, फ्रेश वाटर में। मराइन फिश को अगर हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये इट विल नॉट बी एबल टू सरवाइव। अब इसके बाद देखेंगे कि इकोलॉजी में लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो मीन्स वो किस तरह से वर्क करते हैं और क्या क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं, तो ये कितने होते हैं, 6। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और इसकी यूनिट भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो अगर बात करें कि बेसिकली इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखेंगे जो बेस में इंडिविजुअल मीन्स सिंगल यूनिट, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोलॉजी, देन बायोम, एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर। तो अब जब हम यहाँ से की जर्नी देखेंगे तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी और यूनिट्स भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल की। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, बेसिकली individual is a living being that has the ability to act or function independently, means उसके पास कैपेबिलिटी होगी इंडिपेंडेंटली वर्क करने की, मीन्स वो अकेले सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई भी लिविंग बींग, लाइक प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी हो सकता है। और ये किससे बना होगा कि एक सिंगल ऑर्गन से भी बना हो सकता है, और ऑर्गेनिल्स मीन्स एक से ज़्यादा बॉडी जो पार्ट्स होते हैं, सेल के जो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, देन बहुत सारे जो भी अदर ऑर्गन सिस्टम है, लाइक जैसे सिस्टम्स में वर्क करती है ह्यूमन बॉडी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से। तो ये कंबाइनली भी वर्क कर सकती है और सिंगल यूनिट जो सेल की हो सकती है, लाइक अमीबा हो गया, वो सिंगल सेल होता है, तो इस तरह से वो सिंगल यूनिट भी वर्क कर सकती है और परफॉर्म कर सकती है। देन इसके बाद देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ सेम स्पीशीज़। यहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे, सेम स्पीशीज़। अगर सेम स्पीशीज़ की जगह डिफरेंट स्पीशीज़ हो जाएगा तो वो किसके अंडर आएगा, कम्युनिटी के अंदर। देन ऑक्यूपाई ए डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, मीन्स अगर हम डिफाइन करें जैसे पॉपुलेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ ऑफ same species which present in same area at a specific time, means सेम स्पीशीज होंगे, सेम एरिया होगा एंड एक स्पेसिफिक टाइम होगा। सपोज करिए आज के टाइम में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पे इसको कैलकुलेट किया जाता है और एक स्पेसिफिक मीन्स सेम स्पीशीज़ को ही काउंट किया जाता है। लाइक ह्यूमन की अगर पॉपुलेशन काउंट हो रही है तो ह्यूमन को ही काउंट किया जाएगा, प्लांट की हो रही है तो प्लांट को ही कैलकुलेट किया जाएगा, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया होगा, इस तरह से पर्टिकुलर एक सेम स्पीशीज़ के बारे में बात होगी यहाँ पे। देन इसमें क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मीन्स जो ग्रोथ रेट होती है वो उसमें जो परसेंटेज वेरिएशन हो सकता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन टू डिफरेंट टाइम। मीन्स सपोज करिए कोई भी एक एरिया है, कोई भी एक प्लेस ले लीजिए, अगर उसको हम 2 बार उसको अलग अलग टाइम पे उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या है कि पॉपुलेशन जो रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मींस किसी टाइम पे कम ग्रोथ हुई, देन अगर उसको बाद में कैलकुलेट किया तो मे बी वहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लाइक अगर ह्यूमन पॉपुलेशन देखें तो पहले कम ग्रोथ रेट थी, अभी क्या है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर हम सेम एरिया को अगर 2 बार हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमको ग्रोथ रेट डिफरेंट डिफरेंट देखने को भी मिल सकती है। देन इसके बाद देखेंगे कि जो मेन फैक्टर है मेक द पॉपुलेशन इंक्रीज। तो अगर हम पॉपुलेशन के इंक्रीज करने के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और अगर कहीं पे पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसके भी जो फिक्स फैक्टर हैं।
अगर कहीं पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे जो रीज़न क्या क्या रहेगा, एक तो बर्थ, मीन्स अगर हम कहीं भी देखेंगे तो पॉपुलेशन बर्थ से ही बढ़ेगी, जब बच्चों का मीन्स जन्म होगा उससे। और एक सेकंड वन इज इमिग्रेशन। ये किसके लिए, इंक्रीज के लिए। देन अगर बात करें डिक्रीज के लिए तो डेथ, अगर कहीं डेथ होगी तो डेफिनेटली वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी। देन सेकंड फैक्टर इज एमिग्रेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमको एकदम याद करना ही करना है कि इमिग्रेशन। अब इसको इजीली लर्न करने के लिए ई मतलब आई, आई मीन्स इन। अगर एमिग्रेशन मीन्स अगर कोई चीज़ दूसरी जगह जा रही है तो उसके लिए एग्जिट मीन्स ई। तो आई और ई को हमको लर्न करके रखना है। अगर कहीं इंक्रीज होगी तो वहाँ पे बर्थ होगी, या वहाँ कोई और कम्युनिटी आके लाइक माइग्रेशन हो जाए तो उससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। देन इसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। IMMIGRATION मीन्स आई को आपको लर्न करना है। देन अगर उसकी डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है डेथ एंड इमिग्रेशन। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि मेन जो लिमिटिंग फैक्टर है, मीन्स अगर लिमिटेशन अगर कहीं पे आए तो वहाँ पे क्या होंगी, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। अगर वहाँ पे रेन वगैरह या कहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, लाइक इतने सारे आपने देखा होगा ड्राई कंडीशन, ड्रॉट हो जाए या वाटर इंक्रीज हो जाए, फ्लड आ जाए, इस तरह से वो क्या एज ए कैसा वर्क करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर। अगर बात करें जैसे कोरोना के टाइम में हमने देखा कि एक वायरस ने कितना चेंज लेके आ गए थे, तो ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो किसकी तरह वर्क करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर की तरह। अगर बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो एक तरह से रिलेशन होता है बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई। मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन कितना एरिया, पर्टिकुलर किसी एरिया में कितने पॉपुलेशन मीन्स कितने ऑर्गेनिज्म या कितने कैंडिडेट प्रेजेंट है, वो क्या डिसाइड करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। देन इसके बाद हमने पॉपुलेशन डिस्कस किया, इसके बाद देखेंगे कि बेसिकली कम्युनिटी क्या होती है। अगर बात करें कि कम्युनिटी का, इसमें क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं कि कोई भी अगर डिफाइन करें, इसमें क्या होगा कि ग्रुप ऑफ, अगर हम स्टडी करें बहुत सारे स्पीशीज़ की सेम एरिया पे, तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी। मीन्स एक अगर एक जगह बहुत सारी कम्युनिटी प्रेजेंट हो, लाइक कहीं पे एनिमल भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं, और एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको डिफाइन करेंगे कम्युनिटी की जगह। अगर इसको पॉपुलेशन से डिफरेंशिएट करें, वहाँ पे हमने सेम स्पीशीज़ की बात की थी, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, बहुत सारे स्पीशीज़ की। अगर बहुत सारे स्पीशीज़ एक सेम एरिया पे प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होती है, कम्युनिटी होती है। देन इसके बाद देखेंगे लाइक अगर इसमें देखें, ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं सेवरल वेज में। लाइक अगर एनिमल रिक्वायर प्लांट्स फॉर फूड एंड ट्री फॉर शेल्टर, अगर कोई भी एनिमल है उसको फूड के लिए क्या चाहिए, प्लांट, एंड ट्री किसके लिए चाहिए, शेल्टर के लिए। देन प्लांट के लिए, प्लांट रिक्वायर एनिमल फॉर पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट सप्लाई। मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, तो उसको क्या चाहिए होगा कि उसका जो पॉलिनेशन, मीन्स उसी से क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, प्लांट की पॉपुलेशन जो भी इंडिविजुअल हैं वो इंक्रीज होंगे, सीड डिस्पर्सल होगा तो उसका एक्सपेंशन होगा। देन उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बेस में या रूट में होंगे तो न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, लाइक माइक्रोराइजल रिलेशनशिप, लाइक पाइनस में हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमने देखा कि हमको तो शेल्टर और फूड के लिए क्या चाहिए, प्लांट। देन इसके बाद देखेंगे कि कम्युनिटीज मोस्ट इंटेंसिव आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म स्पीसीज। मीन्स अगर जो कम्युनिटी है उसको हम किस बेस पे ज़्यादा उसको नेम देते हैं, जो प्लांट कम्युनिटीज़ हैं, तो उसके लिए कैसे, मीन्स इसका क्या मीन्स है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बेस पे, एक ग्रासलैंड कम्युनिटीज डोमिनेट बाय ग्रासेस थ्रो, so it may contain herbs, shrubs,
ट्री अलॉन्ग विद एसोसिएटेड एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अगर हम ग्रासलैंड कम्युनिटी ग्रासलैंड कम्युनिटी की बात करें तो वो किससे डोमिनेट होती है? ग्रास से। बट वहाँ पे हर्ब, शर्ब, ट्री और अदर प्लांट भी प्रेजेंट होते हैं, बट उसको नेम किस बेस पे दिया गया है? ग्रासेस के बेस पे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। देन इसके बाद देखेंगे कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड कम्युनिटी में बी लार्ज और स्मॉल। मीन्स कम्युनिटी क्या है कि फिक्स नहीं होती, ये वेरिएशन हो सकते रहते हैं, और ये छोटी भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। देन इसके बाद देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं बेसिकली। तो अगर हम साइज़ के बेस पे, इसमें क्या है कि कम्युनिटी को किसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि लार्ज कम्युनिटी एंड स्मॉल कम्युनिटी। अगर बात मीन्स एक तरह से मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। अगर बात करें मेजर कम्युनिटीज़ की, तो ये कैसी होती हैं? लार्ज होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे क्या है कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती हैं, मीन्स ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। लाइक प्लांट स्पीशीज़, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। जैसे दे डिपेंड ओनली ऑन सन एनर्जी, सन फ्रॉम आउटसाइड, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट्स, आउटपुट फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटी। मीन्स इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्ट किससे एनर्जी लेते हैं? सन से। अगर हम उसको यहाँ पे प्लांट को रख के ही देखें तो इसमें अगर कोई भी प्लांट होगा वो किससे एनर्जी ले रहा है? सन से। तो ये जो एडजेसेंट कम्युनिटीज़ होंगी, जो इसके पास वाली होंगी, उसके लिए ये इनपुट पे भी डिपेंड नहीं करेगा ना आउटपुट, उस तरह से उसका उससे कोई कोरिलेशन है। तो इसमें क्या होगा, जो भी लार्ज मेजर कम्युनिटी है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, और किस पे डिपेंड होती हैं? सिर्फ सन एनर्जी पे। देन इसके एग्जांपल लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें। देन माइनर कम्युनिटी, दे आर डिपेंड ऑन neighboring community or often called societies. They are secondary aggregation with a major community and are not therefore completely independent. Then इसका example है a mat of lichen on a dung pad. Means अगर हम एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कोई भी एक मीन्स एडल्ट है, वो अपनी नीड्स खुद फुलफिल कर सकता है। इवन अगर कोई अगर घर में ना हो, वो अपना फूड भी खुद से प्रिपेयर कर सकता है। अगर बात करें कोई मीन्स छोटा बच्चा है, तो उस तरह से वो क्या होता है, एक तरह से डिपेंड करता है दूसरे पे अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। उसी तरह यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? मेजर कम्युनिटी में प्लांट्स का है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ सन पे। और उसके अलावा जो उसके एडजेसेंट कम्युनिटीज़ हैं उन पे डिपेंड नहीं करता। अगर बात करें माइनर कम्युनिटीज़ की, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो एडजेसेंट जो कम्युनिटी होती हैं, लाइक इसको क्या भी बोलते हैं? सोसाइटीज़। अब सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ उसमें क्या होती है कि सोसाइटी की तरफ से ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइक रेजिडेंशियल एरिया में देखें तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है डिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंडेंसी, मतलब जो डिपेंडेंट है वो माइनर कम्युनिटी, जो डिपेंडेंट नहीं है वो मेजर कम्युनिटी। देन इसके बाद देखेंगे कि कम्युनिटी जो अभी स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, इट इन ए कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली। कम्युनिटी में हैव वन और सेवरल स्पीशीज, मीन्स एक भी स्पीशीज हो सकती है, बहुत सारे स्पीशीज भी हो सकते हैं। देन बट दो से ज़्यादा होंगे हमेशा। देन द इन्वायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर इन द कम्युनिटी। मीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर ही डिटरमाइन करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर ही होते हैं जो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं? कम्युनिटी के। द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ कम्युनिटी इज टर्म्ड एज ए स्ट्रक्चर एज इट रिफ्लेक्टेड इन द रोल ऑफ played by various population, their range, type of area they inhabit, the diversity of species in the community and spectrum of interaction between. अगर हम बात करें कि कम्युनिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो किससे रिफ्लेक्ट होते हैं? बहुत सारी पॉपुलेशन से उनकी जो रेंज होती है, मीन्स उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज होती है, उससे हम देख सकते हैं। देन उसका जो एरिया है, वो किस एरिया में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। देन डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज इन अ कम्युनिटी एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक सिम्बायोसिस, एमेंसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म,
पैरासिटिज्म, ये सब हम किसके किसके फीचर हैं, एक तरह से कम्युनिटी के फीचर हैं। वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक हमने डिस्कस किया बेसिकली। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास से। देन इसके बाद हम जो इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स हमने कहाँ तक पढ़ा आज, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, हमने यहाँ तक कवर किया। इसके बाद हम ये तीनों तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और पूरा चैप्टर को फिनिश करेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।